हर साल सर्दियों में इंडस्ट्री की सप्लाई रोककर घरेलू सार्फिन को दे देते थे। और शायद उन्हीं की वजह से ये जो इलेक्शन पीछे हारे भी होंगे उसमें भी इन लोगों का कोई ना कोई हाथ होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि गैस बहरान से लेकर बल्दियाती इंतखाबात के मैदान तक कोई चीज़ हुकूमत के बस में नहीं। जिम्मेदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर ने गैस बहरान की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया है और मलबा सिंध हाई कोर्ट पर डालकर हाथ झाड़ दिए हैं। इनका कहना है कि इस वक्त गैस की सप्लाई इतनी है जितनी जमीन से निकल रही है। हर साल सर्दियों में इंडस्ट्री की सप्लाई रोककर घरेलू सार्फिन को दे देते थे। इस साल अदालती हुक्म में इम्तना की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। वजह कुछ भी हो, अब अवाम के साथ साथ तब्दीली टीम के खिलाड़ी भी गैस बहरान पर बरहम है। कराची से पीटीआई के एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी ने असम्बली फ्लोर पर एहतजाज की धमकी दे डाली है। उधर ऑयल रिफाइनरीज भी वजारत पेट्रोलियम की मनसूबाबंदी पर सवाल उठा रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान रिफाइनरी और बाइको बंद हो चुकी हैं और नेशनल रिफाइनरी के भी बंद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में भी है या नहीं, जो खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात की उलझनों को सुलझाने में लगे हुए हैं। और इन्होंने केपीके से मिलने वाले गम में पीटीआई की तमाम तंजीमें तहलील कर दी हैं। अब टिकटों का फैसला आईनी कमेटी करेगी, लेकिन सवाल तो जिम्मेदारों को सजा देने का है। क्या ऐसा करने की हुकूमत में हिम्मत और सकत है या नहीं, क्योंकि अभी उसे पंजाब के बल्दियाती मार्के का भी सामना करना है। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से आने वाले खतरनाक बयानात भी वज़ीर आज़म को परेशान तो कर रहे होंगे। शहबाज शरीफ कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दे रहे हैं कि हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। नवाज शरीफ की वापसी की खबरें गर्म हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या इन्हें सेहत मिल गई है या फिर पसे पर्दा उनकी डील हो गई है। आसिफ जरदारी भी बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि मुल्क की तरक्की का मास्टर प्लान पीपल्स पार्टी के पास है और पीपल्स पार्टी जल्द इक़्तिदार में होगी। कारज़ारे सियासत में ये धड़न तख्ते और मास्टर प्लान की बातें क्यों होने लगी हैं? क्या अपोजिशन हुकूमत को कोई सरप्राइज देने जा रही है या फिर ये सब कुछ बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी का असर है? इसी पर बात करेंगे गुलाम मुर्तज़ा, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब के साथ साथ अमीर अब्बास। गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या धड़न तख्ता होने वाला है इमरान खान साहब का? हुकूमत जा रही है? फिलहाल हम ये तो नहीं कह सकते उसामा गाजी साहब के फौरी तौर पे हुकूमत जा रही है, लेकिन सूरत हाल इस तरह की बन रही है कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो ये बयानिया इस वक्त तरतीब दे रही हैं और जो हमारी इत्तलात हैं उनके मुताबिक भी उनके राब्ते भी हो रहे हैं और तमाम जो रियासती अदारे हैं, जो रियासती जिम्मेदारान हैं, उनका ये कॉन्सेंसस है कि इस हुकूमत से जो है वो जान छुड़ा ली जाए और उस वक्त तक सिर्फ रिलीफ है जब तक ये हमारा IMF का जो प्रोग्राम का जो लास्ट चैप्टर है वो क्लोज नहीं हो जाता। मेरे ख्याल में ये महीना 1.5 महीना लगेगा इसको और उसके बाद तकरीबन ये मामला जो है वो वाइड अप की तरफ चले जाएंगे और नए इलेक्शंस की बात जो है वो हो रही है। और बल्दियात तो शायद उस वक्त तक उम्मीद है कि ना हो या पॉसिबिलिटी है कि बल्दियाती इंतखाबात के फौरी बाद, यानी कि मार्च तक तो हमारा IMF का प्रोग्राम जो ये चल रहा है ये मार्च में एंड होगा जी। और हमारी लास्ट जो इनके साथ हमारा जो पेमेंट है जी, वो भी हमें मार्च में मिलनी है। जो हमने उनको पैसे देने हैं वो भी हम इससे दे रहे हैं। तो उसके बाद हम पैसे तो उनको देते रहेंगे, लेकिन जो है वो तकरीबन खत्म हो जाएगा 2021 मार्च में। ठीक है, तो इस तनाजर में ये सारी डेवलपमेंट है। और दूसरा ये सियासी जमातें, क्योंकि ये जो KP में होने वाली शिकस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसने बड़े सवालात को जन्म दिया है। जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, जो जाहिर है कि हुकूमती मशीनरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो मॉनिटर कर नब्ज़ को देख रहे होते हैं, वहाँ कोई
जो है वो रिपोर्ट ये आ रही है कि कोई कश्मकश नहीं थी पार्टी में, और इस तरह की बयानिया तरतीब दिया जा रहा है कि हमारी आपस की लड़ाइयाँ थी, पीटीआई का जो था इंतकाल, तो ऐसा उससे भी ये जानने की बातों को तक़वियत मिल रही है। अमीर अब्बास, ये बताएं कि अब अगर हुकूमत जाती है, आपकी नज़र में क्या ऐसा होने वाला है? क्योंकि जरदारी साहब की बात से शहबाज शरीफ, हर तरफ से ये बातें आ रही हैं, लेकिन जो मास्टर प्लान है जरदारी साहब का, वो मास्टर प्लान लाने का मौका जरदारी साहब को मिलना है, शहबाज शरीफ को मिलना है, या नवाज शरीफ को? बहुत शुक्रिया उसामा। देखिए, दो सवाल बनते हैं। पहला तो ये कि क्या ये हुकूमत जाने वाली है जी, और दूसरा सवाल या दूसरा पहलू बनता है कि क्या इस हुकूमत को जाना चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब तो यह है कि ये हुकूमत नहीं जाने वाली, और दूसरे सवाल का जवाब यह है कि ये हुकूमत नहीं जानी चाहिए। उसकी वजह भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और वजह यह है कि अगर आप इमरान खान साहब को एक दिन भी पहले इक़्तिदार से बाहर निकाल दें, अभी तो पौने 2 साल पड़े हैं, मैं एक दिन की बात कर, जी, जिस इमरान खान को जानते हैं, अगर आपने उससे एक दिन भी पहले इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया, वो इमरान खान सियासी शहीद बन जाएगा। उस इमरान खान की सारी नाकामियां, सारी बैड गवर्नेंस, सारी नालायकियां, सारे मसाइल इस वक्त जो उसकी हुकूमत के खड़े हुए में, उन सारे मसाइल पर पानी फिर जाएगा और इमरान खान फिर से एक हीरो बन के सामने आ जाएगा। और उसके वोटर, सपोर्टर, सिंपथाइजर, उन्होंने ये याद नहीं रखना कि इमरान खान ने 4 साल 11 महीने और 29 दिन कुछ किया या नहीं किया। उन्होंने कहना बस ये जो आखिरी दिन था ना, इसी आखिरी दिन में तो अमेरिका बना देना था उसने पाकिस्तान में, ये आखिरी दिन ही में तो उसने पाकिस्तान को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरह बना देना था, बस ये दिन आपने हमसे ले लिया। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई हिमाकत होगी अगर ये ऑपोजिशन इमरान खान से उसकी हुकूमत को टॉपल करती है। अच्छा, क्योंकि जो हुकूमत खुद अपने कदमों पर गिर रही है, जिस हुकूमत की बैड गवर्नेंस, जिस हुकूमत को गिराने के लिए यार उस्मान बुज़दार काफी है, जिस हुकूमत को का बेड़ा गर्क करने के लिए महमूद खान काफी है, जो इमरान खान साहब के और बहुत सारे नौरतन जो उनके लिए नेक नामी नहीं बदनामी कमा रहे हैं। अच्छा, तो जो हुकूमत खुद अपने कदमों पर गिर रही है, अपने बोझ तले गिर रही है, तो फिर वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का, भाई आपको क्या जरूरत है धक्का देने की? ठीक। और तीसरी बात ये, जी जी जी, एक कमेंट जी जी, कि अगर आप इमरान खान साहब को आज इक़्तिदार से बाहर निकाल देते हैं तो उसका एक और नुकसान होगा। वो नुकसान ये होगा कि जो भी इक़्तिदार में आएगा, हम इमरान खान की ऑपोजिशन देख चुके हैं, जो भी इक़्तिदार में आएगा इमरान खान को निकाल के, इमरान खान उसके लिए इक़्तिदार को फूलों की सेज नहीं कांटों का बिस्तर बना देगा। इमरान खान होगा, पाकिस्तान की सड़कें होंगी, चौक चौराहे होंगे, इमरान खान के लोग होंगे और डंडा सूटा चल रहा होगा इसमें। अच्छा, वो टिकने नहीं देगा, तो फिर क्या मिलेगा? किन नफलों का सवाब मिलेगा? लेकिन लिहाजा हजम करें, बर्दाश्त करें, इमरान खान को, अवाम को फैसला करने दें और अवाम पे एतमाद रखें। अवाम इस वक्त इमरान खान के हक में नहीं है, पीपल एट लार्ज। तो जब अवाम अपने वोट की ताकत से निकाल देंगे तो आपको क्या जरूरत है ये पंगा लेने की? बिल्कुल सही अमीर अब्बास, लेकिन कुर्सी की लालच, इक़्तिदार की हवस कह लें, इसकी अट्रैक्शन कह लें, इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी नहीं रुक सकता। आप देखिए ना, इमरान खान साहब भी तो एहतजाज करते रहे इतना अरसा सड़कों पर, तो वो तो एक दिन नहीं दिल करता कि जनाब किसी मुखालिफ को आप उस कुर्सी पर बैठा देखें। गुलाम साहब, ये जो मास्टर प्लान है जरदारी साहब का, ये चलेगा? पहले वो कहते रहे जी मुझसे फार्मूला मांगा जा रहा है, अब वो कह रहे हैं मास्टर प्लान हमारे पास है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। वो सिंध में कामयाब हुआ है वो मास्टर प्लान? देखिए, जो हकीकत है, जिस तरह से अमीर अब्बास साहब अभी कह रहे थे, ये अर्ली इलेक्शंस की बात है, इसमें खान साहब को भी शामिल किया जाएगा अर्ली इलेक्शंस के लिए। ये नहीं है कि कोई आके जो इन्वेडर्स हैं वो कोई हुकूमत तोड़ देगा, कोई मार्शल लॉ लगा देगा, या पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं वो इनको निकाल बाहर करेंगी। उनको इस हसासियत, मामले की हसासियत का अंदाजा है। और दूसरा, जो एहतजाजी पॉलिटिक्स है वो जैसे इमरान खान साहब ने की है, अब क्या ऐसे ही वो कर सकते हैं पॉलिटिक्स? ऐसा नहीं होता। वो जिस तरह की पॉलिटिक्स और धरना, जो कुछ जहाँ से स्पॉन्सरशिप और जो कुछ हो रहा था, जो से कारोबारी लोग वहाँ पे डेप्यूटेड थे, जिनके खाने देने के लिए, सहूलियात के लिए, ये अब ये कोई मजाक नहीं है कि रियासत अब दोबारा फिर इस तरह के कामों में जो है वो फिर इसको लेके आएंगे और इस तरह लेके चलेंगे।
बात यह है कि अगर साल डेढ़ सब एक साल 3 महीने रहते हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा वक्त भी नहीं है, 24 के तक का टाइम है, तो 23, 22 और 23 जो 1.5 साल तकरीबन इनका बनता है, तो इसमें 1.25 साल 1.5 साल में अगर हमारी जो रियासत है वो ही डिफॉल्ट कर जाए या फेलियर की तरफ चली जाए खुदा न खास्ता, और इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाए, तो बड़ा तमाम के लिए हजीमत का जो है वो समान होगा। दुरुस्त बात है गुलाम साहब, लेकिन अभी आप देखें कि जहां पर जो हुकूमत आई थी, जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे उससे कहीं ज़्यादा है, रिकॉर्ड भी बना है ज़र मुबादला के ज़खायर का। यकीनन अभी मसाइल तो इसमें कोई शक नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन फौरी तौर पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। IMF का प्रोग्राम भी आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, अगरचे मिनी बजट आएगा उससे महंगाई होगी। इसके साथ मुझे बताएं मास्टर प्लान की जो बात हो रही है, ताकि फिर आगे बढ़े। मास्टर प्लान जरदारी साहब के पास है। मास्टर प्लान की जो बात है जरदारी साहब, आप जानते हैं कि वो प्लेयर तो हैं पॉलिटिक्स के, लेकिन इस वक्त मेजर प्लेयर जो है ये ध्यान में रखा जाए कि पंजाब है, और पंजाब का जो इस वक्त वोट है वो मियां नवाज शरीफ है। तो जिसने भी बातचीत करनी होगी या जो भी मामला होगा, तो पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो फैक्टर है उसको किसी तौर पे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इमरान खान सब इग्नोर नहीं कर रहे, कोई और तो छोड़े। सही कह रहे हैं वो इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो सिंध में तो ठीक है, सिंध में चलते भी रहे, लेकिन पंजाब में आपने इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात भी देखे हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई 10-20% जो टर्न आउट होता है, 10% या 8% के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहती रही है। इनके पास ऐसे लोग भी नहीं है, और पब्लिक जो है वो भी चार्ज नहीं पंजाब में। तो मास्टर प्लान की बातें जरूर हैं, लेकिन जरदारी साहब के पास तो मास्टर प्लान है नहीं है। अच्छा, जो एक मास्टर प्लान अमीर अब्बास साहब जो डिस्कस हो रहा है, पॉसिबिलिटीज होती है ना सियासत में, क्या हो रहा है, या जरदारी साहब के ज़हन में है कि जी सिंध तो हमारे पास है ही, पंजाब में हमें कोई जनूबी पंजाब में कोई जिस तरह जहांगीर तरीन ग्रुप है इलेक्शंस में वो अलग हो जाए, कुछ इस तरह के लोग मिल जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हम साथ मिला लेंगे। मौलाना साहब देखें ना कितनी ज़बरदस्त उन्होंने जीत वहाँ पर ये बल्दियाती इलेक्शन में, मौलाना साहब तो साथ आ ही जाएंगे, हम उनको ऑफर इतनी बड़ी कर देंगे। बलूचिस्तान में आप देख लें नून लीग के कुछ लोग आ गए हैं, पहले भी पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में देखा है, तो उनके ज़हन में ये प्लान है, लेकिन उनका जो मास्टर प्लान है आप उसके बारे में क्या कहेंगे अमीर अब्बास? मेरा ख्याल है कोई मास्टर प्लान खास नहीं है, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस लेवल है जरदारी साहब के। वो कॉन्फिडेंस लेवल उनको मिला है 2 वजूहात से। पहली तो है लाहौर में जो ज़िमनी इलेक्शन की सीट में उन्होंने वोट हासिल किए, जिसमें शाइस्ता परवेज मलिक साहबा कामयाब हुई, उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त वोट किए, इसमें कोई शक नहीं। खैर उसकी वजह यह भी है कि असल कंटेस्टेंट जो तरीके इंसाफ थी वो उसमें नहीं थी, और मुकाबला था ही पीपल्स पार्टी PMLN, और पीपल्स पार्टी को मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने भी सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी को कुछ और छोटी जमातों ने भी सपोर्ट किया, तो उससे एक उनको कॉन्फिडेंस मिला। दूसरा कॉन्फिडेंस उनको मिला है उसामा जी खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन। अच्छा, वो कैसे? वहां वो 3रे नंबर पर है और बहुत अच्छे वोट किए। ठीक, यानी वो पीपल्स पार्टी जिसने खुशाब में को 325 को जो 350 वोट किए थे, वो पीपल्स पार्टी जो डस्का वजीराबाद के इलेक्शन में किसी शुमार में ही नहीं आती थी, यानी पीपल्स पार्टी को तो हम डिस्कस ही नहीं करते थे ना किसी ज़िमनी इलेक्शन। ऐसे ही है। तो उस पीपल्स पार्टी ने अचानक पैदर 2 ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर 25-30 हजार के लगभग या इससे ज्यादा वोट हासिल कर लिए, तो एक तो उनको यहां से कॉन्फिडेंस मिला। दूसरा ये कि PMLN के खिलाफ उन्होंने अब पीपल्स पार्टी ने खुल के सियासत करना शुरू कर दी। उसकी वजह यह है कि देखिए घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या। आसिफ जरदारी को इस बात का इल्म है। अगर उन्होंने एक दो जुमले में जा रहा हूं उनके, वो कह रहे हैं मुल्क के मसाइल के हल के लिए हमारे पास मास्टर प्लान है। वो सिंध में कामयाब हुआ है, ऐसी कारकर्दगी सिंध में है जो मास्टर प्लान जरदारी साहब जाहिर है उनके पास 13 साल तो हो गए हैं, मास्टर प्लान सिंध में कामयाब क्यों नहीं हुआ? मजाक उसामा मजाक तो ना करें, अगर वो मजाक कर रहे हैं इस उम्र में कम से कम आप तो मजाक। अच्छा, यानी मास्टर प्लान जो है वो बर्बादी का मास्टर प्लान है उनके पास। नहीं, वो उनके पास तबाही का मास्टर। हम सिंध में रहते हुए क्या करें, विफाक हमारे हाथ में होगा तो फिर हम वो मास्टर प्लान लेकर आएंगे ना, सारे वसाइल तब हमारे पास। अगर ये वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कोई अखलाकियात होती हैं, अगर इनमें अगर हो, यानी इनके पास इन 13.25 सालों में 5 साल मरकज में हुकूमत थी, ये किस मुंह से ये कौम के सामने आके बात कर सकती थी? तो शर्म नहीं आ रही इनको?
उन 13.25 सालों के अंदर 5 साल मरकज में इनकी हुकूमत थी, 2008 से लेकर 2013 जी। सूबे में भी हुकूमत थी। और क्या चाहिए आपको? और ये पाकिस्तान की तारीख की लॉन्गेस्ट सर्विंग हुकूमत है किसी भी एक जमात। बिल्कुल रिकॉर्ड बना दिया पीपल्स पार्टी, बिल्कुल ठीक, रिकॉर्ड बना दिया। 13.25 साल अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव। सिर्फ पाकिस्तान नहीं उसामा, दुनिया की तारीख में किसी एक पार्टी ने अगर किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव 13.25 साल, आप उसको 15 साल कह लेना, 2.25 साल भी, 15 साल किसी ने हुकूमत क्यों, ये उन चंद जमातों में शामिल। बड़ी बात है। और देखें फिर तो इससे ज्यादा तो कहीं जमहूरी मुल्क में किसी को इख्तियार मिल नहीं सकता, फिर बादशाहती हो सकती है। आप कहें मैं 50 साल मुझे दें तो मैं काया पलट दूंगा किसी मोहल्ले की, किसी इलाके की, किसी शहर की, किसी सूबे की। तो ये तो जाहिर है कि इतना वक्त हो गया, तो अगर इतना अच्छा हुआ है तो पूरी कौम देख रही है और उस लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल फिर उसको खुशामदीद कहना चाहिए। गुलाम रज़ा साहब मजाक भी उड़ाते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस ना कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब इंटरव्यूज़ में, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कुछ दिनों से ये कह रहे थे, यानी दिनों से मुराद मेरी कि चंद हफ्तों से या महीनों से, और दिसंबर की वो बात भी कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 1 महीने में आ रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ जवेद लतीफ़ को छोड़ें, अयाज सादिक साहब मिलकर आए हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, और वो कह रहे हैं मैं 20 को जा रहा हूँ और मियाँ नवाज शरीफ को लेकर ही आऊँगा। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये तो मुझे भी पता है कि जेल जाने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। तो ये क्या चक्कर है गुलाम साहब, आ रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब वाकई? मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से तो बिल्कुल ऐसी बात चल रही है, और जब तक उनकी जहाँ पे बातें हो रही हैं उनके हवाले से उनके साथ बातचीत बराह रास्त तो नहीं, लेकिन याद सादिक साहब के थ्रू वो जो पैगाम लेके गए थे और उसके बाद से जो सूरत हाल है उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो आपको आने वाले दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स अदालती सतह पे नजर आएंगी जिससे शायद उनकी वापसी का जो रास्ता है वो खुल जाए और वो एटलीस्ट जो है वो पाकिस्तान में वापस आ जाए। तो ये चल रही है, बातचीत चल रही है, और एक ऐसी सूरत हाल भी डेवलप हो रही है जिसमें अभी तक के जो अदालती मैटर्स हैं जिसमें ये बात सामने आ रही है कि किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई ऐसी इंटरफेरेंस थी जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ को ये जो सजाएं हैं ये सुनाई गई हैं। अच्छा, फिर अभी साहब ने जो एप्लीकेशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पॉसिबिलिटी है कि वो भी लग जाए और उसके ऊपर भी कोई इस तरह की जो नाहली जो है वो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है या फॉर फुल लाइफ आप उसको कर सकते। तो ये इसकी तशरीह है आर्टिकल की कि इसमें बताया जाए कि कोई भी शख्स जो है वो अगर कोई ऐसा किसी भी मामले में कोई गलती करता है या वो किसी चीज का मुर्तकब होता है, और लेकिन एक तो सुप्रीम कोर्ट से नाअहली थी, उसके अलावा जो कन्विक्शन है नैब अदालत से वो तो करप्शन में है। तो ये केसेस क्या खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर? नहीं, खत्म केसेस इस तरह खत्म नहीं होते। कन्विक्शन जो है वो अभी अपील में है। आप ये देखें कि ये प्रोसेस जरदारी साहब के भी में चलते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें सजाएं हुई थी, अरसस ट्रैक्टर है और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें उनको सजाएं हुई थी। साहब देखिए आते ही तो उनको गिरफ्तारी देनी होगी ना, अभी तो मफरूर हैं। वो नहीं मफरूर वो हैं, वो सरेंडर बिफोर द कोर्ट। वो ये इस तरह ये मफरूरी जो है वो आफ्टर पनिशमेंट मफरूरी है, ये वो मफरूरी नहीं तो सजा से पहले मफरूरी है, उसमें आपको गिरफ्तारी। जब अदालत आएंगे तो अदालत उनको क्या कहेगी? आप पेश हो गए, बस ठीक है, खत्म कहानी, अब आपको जेल जाने की जरूरत नहीं। इतना ही होता है क्योंकि कोई भी आएगा अपनी उसकी वजूहात लिखेगा। अगर वो अदालत मुतमईन होती है इस हवाले से कि जो आपने वजह की है, जिस तरह इनको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से कंडोनेशन मिली थी, आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात है, 12-13 जी वहां से कंडोनेशन। तो इस तरह बिल्कुल कुछ चीजों के लिए तो 2023 का भी इंतजार कर रहे थे। अच्छा जी खोसा का जो फैसला है नाअहली का, उसकी तयन के लिए जो आईनी दरखास्त, यानी आपको लग रही है गेम बन रही है। अमीर अब्बास, अब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तरह से बातें हो रही हैं, मियाँ साहब ने भी जो खिताब किया उसमें भी कहा जी बस मैं जल्दी आपके पास हूँगा, अयाज सादिक साहब भी कह रहे हैं, तो क्या ये सब इस तरह से नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब कॉन्फिडेंट हैं वो आएंगे
और अदालत कहेगी कि जी आ गए हैं, कन्विक्टेड आप थे, और ये भी अदालत के जैसे रिमार्क्स थे कि जी वो शख्स हंसता होगा, तो वो इलाज का क्या होगा, वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि जी मैं आ गया हूँ, ना कोई ऑपरेशन हुआ ना कुछ, मैं लंदन की फ़ज़ाओं में बस सांस लिया, वहाँ वॉक करता रहा, घूमता फिरता रहा, तकरीरें करता रहा और मैं खुद से ठीक हो गया। और ये 2 साल जो मैं लिख कर देकर गया था, बयान हल्फी देकर गया था, ज़मानत भाई ने भी दी थी, इलाज के बाद वापस आऊँगा, वो इलाज का आज तक हमें समझ नहीं आ सकी, और उसके बाद आएंगे और सब ठीक, और उसके बाद इक़्तिदार, ये इतना ही सारा बड़ी तेज़ी से बदल जाता है। ये हमारे मुल्क का इसी तरह निज़ाम चलता है, हमने देखा है मुशर्रफ दौर के बाद ये सब हुआ। जी उसामा, देखें, पाकिस्तान कोई रियासत है ये? आप ये जो सवाल है आपका, उस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी तो देखें ना, आप किस मुल्क के बारे में सवाल कर रहे हैं? इस मुल्क में क्या है? इस मुल्क में इंसाफ जो है वो तो दस्तरखान की चटनी है। इस मुल्क में कानून क्या है? वो तो बंद ही है शरफा के घर की, वो जब चाहे उसकी बोली लगा सकते। ये नहीं होता रहा इस मुल्क के अंदर। ये अभी खुद ही तो अब पहले डिस्कशन के अंदर आपने या मुर्तजा साहब ने जिक्र किया है केस का। अब जब चाहे किसी इस मुल्क के अंदर किसी को बदमाश, गुंडा, लुच्चा, लफंगा डिक्लेयर करवा दे अदालतों से, जब चाहे आप उसको बाइज्जत बरी करवा दें, क्या फर्क पड़ेगा? कौम हजम कर लेगी। मैं, आप, मुर्तजा साहब ऐसे बैठ के हम भी अपनी यहाँ पे 2-4 दानिशवरियां और शुक्रातियां झाड़ दें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो यहाँ से जा सकते हैं, जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती, तो वो आ भी सकते हैं और वो बरी भी हो सकते हैं। यानी वो नवाज शरीफ जिनका रिव्यू पिटीशन भी खारिज होगी थी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मरियम साहबा कहती हैं जब तक मुझे इस चीज़ की जमानत नहीं दी जाती उनकी ज़िंदगी की, मैं आज शाम, वो कह चुकी हैं कि मैं शाम को ही बुला लेती हूँ मियाँ साहब को, उसके बाद कोई ये सवाल नहीं करता कि जी मियाँ साहब के इलाज का अदालतों में लिख कर हल्फिया। देखिए, हलफ की कोई पाकिस्तान में कोई अहमियत ही नहीं रही। हम फिर किस तरह का सिस्टम डिमांड करते हैं, किस तरह की लीडरशिप डिमांड करते हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जापान में आप देखें, वो कहते हैं बड़ी कौम तरक्की कर गई, वहाँ पर झूठ का लफ्ज़ नहीं मिलता। कोई बात आप किसी पर इल्ज़ाम लगा दें, वो कहता है कि इससे बड़ा मेरे ऊपर कोई, आप मेरे साथ जुल्म कर ही नहीं सकते, आपने मुझे झूठा कह दिया। तो हम कैसे माशरा आगे बढ़ेगा? मियाँ साहब के साथ जुल्म हुआ होगा, ज़्यादती हुई होगी, मगर वो लिख कर देकर गए इलाज, वो इलाज के बगैर सारा, तो कोई एश्योरेंस मिलेगी तो वो आएंगे मेरी नज़र में। आपको क्या लगता है? क्योंकि मरीम साहबा कह चुकी हैं, सब ये कहते हैं कि जी जब तक यहाँ जालिम है वो नहीं आएंगे। ख्वाजा सादिक साहब ने अभी कहा है 1-2 दिन पहले, मरीम साहबा कहती है मुझे ज़मानत दे दें उनकी ज़िंदगी की, तो मैं आज शाम को बुला लेती हूँ। तो वो उनको फिर कोई ज़मानत मिल रही है, इसका मतलब है तभी तो ये बातें हो रही हैं वापसी की। मरियम साहिबा की वालिदा का इंतकाल हुआ था बरतानिया में, उनको ज़मानत मिल गई थी ज़िंदगी की। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को जिंदगी की जमानत मिली थी। किसी का अगर इजराइल से राब्ता है पाकिस्तान, तो मरियम बीबी उसका नाम पता हमें बता दें, हम उसको अपने प्रोग्राम में बुला के यहाँ केसेस खत्म हो। उनका मतलब है कि यहाँ से केसेस खत्म हो जाएंगे तो फौरन आ जाएंगे, ये उनका मतलब है कि यहाँ से उनको सब केसेस खत्म कर दिए जाएं। असल बात तो ये ना, इसको लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को समझे ये समझते हैं कि अवाम के मुंह पे उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है, जाहिल लिखा हुआ है। ये सारी ये सियासी शोबदाबाजी हो रही है। 19 नवंबर 2019 को वो गए थे, 2 साल और 1 माह हो चुके हैं मियां साहब को पाकिस्तान से गए। चले, सारी दुनिया जा रही है नवाज शरीफ से, ये पॉसिबिलिटी है मियां साहब वहां पर डील और नो डील होगा तो अमीर अब्बास भी कह रहे हैं कि जी मियां साहब जैसे गए थे वैसे वापस आ सकते हैं। और गुलाम रता साहब हमारे ब्यूरो चीफ, बड़ी प्रेडिक्शंस उसकी हमारे प्रोग्राम्स में रहती हैं और वो सही भी होती हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि मियां साहब वापस आ भी सकते हैं। तो ये बातें हो रही हैं जनाब। लेकिन एक जो काम हो चुका है वो ये कि तहरीके इंसाफ की जितनी तंजीमें थीं वो सब तहलील कर दी गई हैं, ख़त्म। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान ने अपनी जमात तहरीके इंसाफ जो बड़ी मेहनत से बनाई, इनको 22-24 साल की स्ट्रगल में यहाँ तक पहुँचाया, उसका तमाम तंजीमी ढांचा सब कुछ तहलील कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब गुलाम रता साहब कहा जा रहा है कि जी ये बल्दियाती इलेक्शन की हार की वजह से किया गया, ये तो एक बड़ा जिस तरह होता है कि मार्शल लॉ की सी कैफियत लगा दी उन्होंने पार्टी में, सब कुछ ख़त्म। ये हमेशा से आप जानते हैं कि वन मैन शो रहा है, ना कभी इन्होंने किसी की बात सुनी है, ना किसी के मशवरे के ऊपर अमल किया है। इवन के वो लोग जो इस पार्टी को बनाने वाले थे, अकबर एस बाबर साहब,
उनके साथी रुफ़का दीगर जैसे वज़ीरुद्दीन साहब, उनकी क्या हालत की इन्होंने। और इतनी बड़ी शख्सियत जनाब हाशमी साहब मुल्तान से इनके साथ आए और उनके साथ इन्होंने क्या किया। तो ये अब इस वक्त ये है कि बेवक्त की रागनी है जो कि इमरान खान साहब ने शुरू की है, और वो ये समझते हैं कि शायद अभी हम तंजीम साजी कर लेंगे और उसके बाद जनाब नई जो लोग हैं उनको शामिल कर लेंगे। यहाँ सूरत हाल बहुत डिफरेंट है। इस तरह से सियासी पार्टियों को नहीं चलाया जा सकता। वन मैन शो दीगर पार्टियों में भी है, लेकिन वहाँ एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बात सुन ली जाती है, या कम से कम किचन कैबिनेट के 10, 12, 15 लोग जो हैं उनको उनकी जो पॉलिटिक्स है। अब ये देखें मियां नवाज शरीफ यहाँ से गए और फिर आपने ये देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी तमाम रफ़का ने रास्ते बनाए और पॉलिटिक्स को बंद गली में दाखिल नहीं होने दिया। तो इन्होंने तो अपनी जमात को इस तरह से मुर्तकज़ किया हुआ है कि अगर ये खुदा ना खासा साइडलाइन होते हैं तो पीछे पार्टी नजर कोई नहीं आने वाली कि पार्टी है कितनी किंग लीग की तरह बिखर जाएगी। और जिस तरह के बाकी इनके साथी हैं उनकी आप सूरत हाल भी देखें। अब ये बेवक्त की रागनी मैं ये कहूंगा इसको, जिन्होंने अभी में तोड़ दी है। अब कौन सा वक्त है तंजीमें दोबारा ये बनाए और फिर वहाँ के लोग बहुत मुतफर हैं। लोगों को अब ये कहेंगे कि हमारी तंजीम में आ जाएं तो क्या इंसेंटिव होगा उन लोगों को जो उस तंजीम में जाएंगे, और उससे पहले जो लोग मौजूद थे उन्हें क्या इस तंजीम से मिला? क्या अखबारी लेने के लिए, अवाम से बातें सुनने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। अभी यहाँ मैं मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में, यहाँ मुझे बातचीत हुई, मुझे मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। काबर साहब हैं यहाँ पे, वो पीटीआई के सदर हैं, अब वो हो गए, और कुछ और शहरों से लोग हैं जिनसे बात हुई। वो तमाम के तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। वो तो वोट का हक मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तो कुछ और समझे थे, हमारे तो ये सोचे थी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा काम होगा कि हम यहाँ पे सुरखरू हो जाएंगे, कुछ सिस्टम बन जाएगा, लेकिन वहाँ तो सिस्टम बनने की बजाय वहाँ तो कुछ और चीजें शुरू हो गई। वोट का हक मिलने पर खुश नहीं है। बिल्कुल ऐसा, वो ये देखें ये चीजें उनके लिए मैटर उस लिहाज से नहीं करती हैं जिस लिहाज से ये कानून साजी हुई है। मैटर करने वाली चीजें क्या हैं? क्या वहां जब ये जाते हैं इनकी कोई बात सुनी जाती है? क्या इनके लिए कोई ऐसा काम किया गया है कि इनको एयरपोर्ट्स के ऊपर और दीगर जगहों पे इनके हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस हों? वो अपने के लिए जाते हैं तो वो कोई डीसी के पास जाता है, वो बात नहीं सुनता, कोई कमिश्नर के पास जाता है, कोई बात नहीं सुनता, तो वो लोग यहाँ से जाके अपने पैसे दे काम करवाते हैं। अच्छा, अगर अब कारकुन खुश नहीं थे गुलाम साहब, तो ये भी तो हो सकता है इसी वजह से इन्होंने सारा कुछ किया हो। अमीर अब्बास, क्या इमरान खान ने बड़ा फैसला ये लिया है, सोचा नहीं जा रहा था कि सारी की सारी तंजीमें तहलील कर दी, और बिल्कुल शायद वो समझ रहे थे कि भाई ये ठहराव सा एक आ गया है, या अब यहाँ पर वही करबा परवरी शुरू हो गई है, जो सारे ने समझ लिया मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं ही सारा कुछ चलाऊंगा। तो उन्होंने सारा निज़ामी तलपट इसलिए कर दिया कि कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जनाब बैठा है तो बैठा ही रहेगा, सब कुछ मैं 1 मिनट में हिला कर रख सकता हूँ, तो उन्होंने कर दिया। लेकिन जो 21 रुकनी सुप्रीम कमेटी कायम की है, उससे कोई ये बेहतरी आ जाएगी? क्योंकि अभी जो उन्होंने मुलाकात की है उसमें तो वज़ीर आला KP महमूद खान साहब भी हैं, और अभी खबर थी कि जी महमूद खान साहब की ने सरजनिश की है कि तुमने बिड़ा गर्क करके रख दिया है जनाब, ये क्या परफॉर्मेंस दिखाई बल्दियाती इलेक्शन में? मीर क्या सादा या बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये जो सुप्रीम कमेटी या काउंसिल बनाई है खान साहब ने, उसके अंदर अक्सरियत उन लोगों की है कि जिनकी वजह से तरीके इंसाफ का ये हुकूमत का बेड़ा गर्क हो रहा है, या इस हुकूमत की परसेप्शन खराब होती है और लोग इस हुकूमत से नाराज हैं। और शायद उन्हीं की वजह से ये जो इलेक्शन पीछे हारे भी होंगे उसमें भी इन लोगों का कोई ना कोई हाथ होगा, उन्हीं को लाके दोबारा आपने बैठा दिया। तो ये तो वो ओल्ड वाइन इन न्यू ग्लास वाली बात है। और ये पहली दफा नहीं इन्होंने अपनी जो तंजीमी मामलात है उनको डिसॉल्व किया है, अपनी जमात के तंजीमी उहदों को। इससे पहले गुज़श्ता 10-11 साल में इमरान खान साहब कई दफा यानी जिस तरह उन्होंने
पंजाब के आईजी बदले हैं, उससे ज्यादा बात तो वो अपनी तंजीम के अंदर तब्दीलियां कर चुके हैं। कई दफा उन्होंने ओहदे लोगों को दिए, उनसे वापस लिए, अब तंजीम को डिसॉल्व किया, फिर नहीं बनी। आपको याद होगा एक इलेक्शन करवाया था इन्होंने अपनी तंजीम का, उसमें बड़ी दाद मिली थी खान साहब को कि ये पहली पार्टी है जो अपने यानी जमात इस्लामी के बाद ये एक पहली पार्टी बनने जा रही है जिसके अंदर बाकायदा इलेक्शन का निजाम होगा, लोग पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होगी और किसी एक की इजारादारी नहीं होगी, जहांगीर तरीन हो या इस तरह के जो सरमायादार लोग हैं या जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी इजारादारी नहीं होगी। लेकिन बाद में खान साहब ने उस अच्छे इनिशिएटिव के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उन्हें फिर शाह महमूद कुरैशी को भी ओहदे देने पड़ गए, उन्हें जहांगीर तरीन को भी जनरल सेक्रेटरी बनाना पड़ गया, नॉन इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीआई, उनको हटाया भी है, नॉमिनेटेड जनरल सेक्रेटरी। अब ये कहा जा रहा है कि जी जो इलाके का जो होगा लीडर या जो भी, वो अपने रिश्तेदार को टिकट नहीं वो दे सकेगा, इसको देखा जाएगा, कमेटी देखेगी। अब मेयर जितने भी हैं बड़े शहरों के, पंजाब की अगर बात करें इसमें लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, साहिवाल, बहारपुर, सरगोदा, रावलपिंडी, इसके अलावा जनाब गुजरात भी है, सियालकोट, इनके मेयर्स के नामों पर आप खुद गौर करेंगे इमरान खान साहब, हर चीज़ को वो खुद देखेंगे। ये क्या मुमकिन है और क्या वो फिर सही फैसले ले सकेंगे? क्योंकि हर शख्स को तो वो नहीं जान रहे होंगे, उसकी रिपोर्ट तो किसी ना किसी से वो लेंगे। जिन जिन चीजों को इन्होंने खुद जी चले गुलाम साहब, जिन जिन चीजों को खान साहब ने नोटिस लिया है और जिन चीजों को खान साहब ने खुद देखा है और कहा है कि मैं इसको खुद देखूंगा, उनकी हालत आपके सामने है। वो अवाम के सर चीनी सर नीचे आ गई है सर, वो आपके हाथ नीचे करनी है आपने, जब आपकी अवाम की जेब से आपने अरबों रुपया निकाल लिया और अब चीनी नीचे, यानी कि जिन्होंने बेनिफिट लेना था वो बेनिफिट ले लिया, वो फिर रहे खुलेआम, तो अब आप चीनी को कर दें 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए कर दें। अब बात ये है कि वो पैसा कहाँ गया, वो शफाफियत, वो रियासत मदीना, वो हम पकड़ेंगे, हम ये करेंगे, एहतसाब होगा, वो कौन लोग हैं, कहाँ पे हैं? सर हुकूमत ने अदालतों से स्टे ले लेते हैं। शेख रशीद साहब ने भी बयान दिया है हाल ही में, उन्होंने कहा कि जी हमने ये सारा मामला शुगर माफिया का ये हवाले कर दिया हुआ इदारों के नहीं, जिसमें नैब है, FIA है, वो इनको देखेंगे, वो तो यही कर सकते हैं। हाँ, बस ये इस मामले में तो ये कर सकते हैं और बाकी लोगों को उठा के अंदर फेंक सकते हैं। अच्छा, तो ये जी इमरान खान साहब मेयर का चुनाव आपको नहीं लगता कि बेहतर करेंगे? क्योंकि तनकीद ये हो रही है कि जी अगर उन्हें खुद चुनना है तो वो तो उस्मान बुज़दार साहब, महमूद खान साहब, अगर ऐसे लोगों को चुनेंगे तो हाल तो पहले ही उनके सामने। मैं सिर्फ एक जुमला बोल के मैं मीर साहब से हम जानेंगे। जी एक चुनाव उनका महमूद खान साहब है और दूसरा चुनाव उस्मान बुज़दार साहब है। अब ये इस तरह के चुनाव आप देख लें, ये है उनका चुनाव, और आगे क्या करेंगे वो, ये आपको पता ही है गुलाम साहब। लेकिन देखें, चले आपने चूंकि कहा मीर अब्बास से भी बात ये वाली कर लेते हैं। मुराद सईद की देखें आप परफॉर्मेंस कहा जा रहा है बहुत अच्छी है इनके साथ। जी गुलाम की परफॉर्मेंस है मुराद सईद साहब की, वो खान साहब के पास होगी क्यों परफॉर्मेंस उनकी, और किधर परफॉर्मेंस की बात करते हैं? सर सड़कों की तामीर बड़ी तेजी से जारी है, ठेके जो पुराने थे उन्होंने खत्म करके नए, यानी लाखों में जो दिए हुए थे पेट्रोल पंप्स शाहराहों पर, वो उन्होंने करोड़ों में दिए हैं। और जी पोस्टल सर्विसेज बेहतर की हैं। नेशनल एक्सचेकर से आप चेक करें कि PSDP में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन्होंने बनाया है और कहां से पैसे जारी किए हैं उन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए। अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार ही नहीं हुआ, उसके PSDP से पैसे नहीं आए, तो फिर कौन सी प्रोग्रेस हुई है? PSDP आप सर आपको तो कप्तान की टीम का एक खिलाड़ी भी पसंद नहीं आ रहा। मैं किसी एक को कोशिश करता हूं कि आपके सामने रख लूं। मीर अब्बास असद उमर साहब, दुनिया ने सराहा है NCOC की कारकर्दगी को, उसकी सरबराही असद उमर कर रहे थे। कोई तो खिलाड़ी होगा, वरना इस तरह तो नहीं हो सकता कि सारी बुरी चॉइसेस हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं चलें जी महमूद खान साहब से अगर खुश नहीं है या उस्मान बुज़दार से, तो वो माजी के लोगों से बड़े बेहतर है, करप्शन नहीं कर रहे। उसामा, ये जो असद उमर साहब का आप नाम ले रहे हैं, असद उमर साहब एक NCOC, सिर्फ असद उमर का तो क्रेडिट नहीं है ना। NCOC के पीछे तो आपकी सारी जो मेहनत है वो फौज की मेहनत है। ये उन्होंने आपको इंस्टीट्यूट बना के दिया, ये उनकी सारी पीछे से ब्रेनस्टॉर्मिंग है, क्योंकि उनका एक अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक तवील तजुर्बा है और जो फौज में डिसिप्लिन। यानी आप दोनों ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक उम्मीदवार मेयर का भी, या चले तमाम शहरों में, बड़े शहरों में मेयर के उम्मीदवार भी अच्छा नहीं चुन सकते? आप दोनों की मैं
नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं चुन सकते, वो बिल्कुल चुन सकते हैं। अभी तो देखे ना, जब उन्होंने एक रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, वो नीचे से फीड, अगर उन्होंने रावलपिंडी के मेयर के लिए किसी को नॉमिनेट करना है या किसी को पार्टी टिकट देना है, तो वो जाहिर बात है अब जो तंजीम बनाएंगे उससे कुछ ना कुछ वो लेंगे, फीडबैक लेंगे। और ये तो 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं और सियालकोट और गुजरात, दो ये हो गए, तो ये मेरे ख्याल 11 इनके बनते हैं जो मेयर्स। बाकी उसके नीचे जो है एक और स्ट्रक्चर है। तो इतने कोई बड़े नाम, यानी इतनी बड़ी तादाद में तो लोग नहीं है ना कि जिनके ऊपर इमरान खान ने कुछ गौर करना होगा। बड़ी आसानी से वो कर सकते हैं, वो नीचे से फीडबैक भी लेंगे और उनको उनके अपने भी, यदि लाहौर को वो खुद जानते हैं तो लाहौर के रहने वाले हैं। इतना बड़ा डिसीजन इमरान खान ने ले लिया, जिस तरह भी वो कर रहे हैं, आप कम बैक देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और खासतौर पर बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में, क्योंकि इससे एक टोन सेट हो जाएगी, आम इंतखाबात का भी अंदाजा होने लग जाएगा। ज़ाहिर है इंसान पेश कोई प्रेडिक्शन जो है वो हालात पर देख कर करता है, तो इसलिए बड़े अहम है। आप देख रहे हैं कोई कम बैक हो सकता है? मैं नहीं देख रहा। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने फौरी तौर पे पार्टी को जो संभालने की कोशिश की है, जो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनको पहले मरहले में हुआ है, वो जरूर एक अच्छा जेस्चर देने की कोशिश करेंगे, वो अपने वोट पर टैग रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो असल चीज से अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मीडिया को और सारे इंटेलिजेंसिया को एक और तरफ लगा दिया है, बड़ी कामयाबी से साबित किया है। ब्रेक का वक्त होने वाला है। गुलाम साहब, आपकी टीम जो खबरें इस्लामाबाद से दे रही है, ब्रेकिंग चल रही है हमारे पास कि इमरान खान साहब ने तर्जुमानों का अहम टास्क सौंप दिया है। वो कह रहे हैं जी बड़े जो करप्ट हैं उनके लिए रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है और इनकी सारी करप्शन को हाईलाइट किया जाए। ये अब ज़राए से खबरें चल रही हैं, इस वक्त टिकर्स जो हैं हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं इस्लामाबाद से। तो इमरान खान साहब जो है काम रह गए, यही काम कर रहे हैं 3.25 साल से यार, हाईलाइट किए जा रहे हैं, कर तो कुछ नहीं सके। गुलाम साहब, अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि कोई चीज हो जाए, कोई बड़े से बड़ा वाकया हो जाए, कोई बड़ी से बड़ी किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इजलास बुलाया जाता है तर्जुमानों का, ना के बुलाया जाता है उस प्रॉब्लम के एक्सपर्ट्स का, कोई सोल्यूशन प्रोवाइडर्स का। वो नहीं हो रहा। अब तर्जुमानों का है कि आप चढ़ दौड़ो जी इस पे, चले सर मरियम पे चढ़ दौड़ो, और उसके बाद जनाब सर ब्रेक ले रहे हैं। गुलाम साहब ब्रेक लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस ब्रेक में जिस तरह हम कुछ वक्त गुजारेंगे तो कुछ हमाद अज़हर साहब भी कुछ सोच रहे होंगे कि जनाब किस तरह से हमने बहरान पर काबू पाना है, क्योंकि उन्होंने बयान तो दे दिया है कि कराची में जो गैस का बहरान है इस पर मैं काबू पा लूँगा। तो इसी पर अमीर अब्बास से, गुलाम से बात करेंगे कि क्या कम से कम हमाद अज़हर पर वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि इस बहरान पर काबू पा लेंगे। उन्होंने कह तो दिया है, कमिटमेंट दी है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इस वक्त हुकूमत में देखा जाए सबसे ज़्यादा दबाव हमाद अज़हर पर है। गैस का मुल्क में बहरान है और उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। उन्होंने कहा जी हमारा तो कसूरी कोई नहीं, हर साल ये बहरान इस तरह से आता है और जो प्रायोरिटी पर नहीं है, जो इंडस्ट्री वगैरह, वहाँ से हम गैस ख़त्म करके यानी उनकी सप्लाई रोक कर घरेलू सार्फिन को देते थे। इस दफ़ा सिंध हाई कोर्ट से एक नहीं दो स्टे हैं। अब इस पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इंडस्ट्री ने स्टे लिया हुआ है और उन्होंने कहा जी मैंने गैस हुकाम को कह दिया है कि जी स्टे ख़त्म करवाने की कोशिश करें, फिर ही कुछ बेहतरी हो सकेगी। इसी में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और हमाद अज़हर साहब के दरमियान, हमाद अज़हर यानी वफाकी वज़ीर तवानाई, इनके दरमियान कुछ तल्ख कलामी कह लें या जनाब दोनों के बयानात एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने मुलाकात करवाई दोनों की और कहा है जी हम एक टीम के खिलाड़ी हैं, हमें एक दूसरे को डिफेंड भी करना है। इमरान इस्माइल ने कहा कि जी आप ना बात सुनते हैं, बस हमारे इलाके के यानी सिंध के लोगों को, कराची के लोगों को गैस मिलनी चाहिए, हमारा तो ये मसला है। तो हमाद अज़हर ने यही बात उनको बताई कि जी हम क्या कर सकते हैं, जितनी गैस है वो दे रहे हैं, और फिर भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई है जी मसला हल कर देंगे, मसला इसी तरह हल करेंगे कि स्टे जो है वो ख़त्म करवाया जाएगा। गुलाम साहब, कम से कम हमाद अज़हर साहब की एबिलिटी पर नौजवान हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो स्टे की वजह बता रहे हैं, आप इसको मानने को तैयार हैं? आपको लगता है कि जैसे ही स्टे ख़त्म होगा बेहतरी आ जाएगी? बिल्कुल ये बात गलत है। पाकिस्तान में कोई जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार जो है वो वज़ारत तवानाई वाले हैं, और जो पाकिस्तान में इस वक्त गैस की ज़रूरियात हैं वो हमें तकरीबन 3000 प्लस जो MMCFD है वो यौमिया दरकार होती है, और हमारे पास जो इंडिजिनस है वो तकरीबन हमारे पास 1400-1500 या 1700 के 1600 के करीब, अगर फुल कैपेसिटी में हम अपनी गैस निकालें तो ये तकरीबन
1700 या 1500 से 1400 से 1700 कर लें, इतने MMCFD मौजूद है। अब जो शॉर्ट फॉल था इसमें आपको मैनेजमेंट करनी होती है। आपको नवंबर में, सितंबर में, अक्टूबर में आपको सौदे करने थे LNG के। 600 MMCFD योमिया हम रीगैसीफाई करते हैं। पिछले 3 साल में तो LNG का नाम एक अछूत के तौर पे लिया जाता था और जो भी बंदा बात करता था वो कहते हैं ये करप्ट है, ये इसको अंदर कर दो। अब जाके समझ आई है कि ये तो जरूरत थी हमारी। अब वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो मुआहदा किया था वो 2013 का मुआहदा, और उसमें आप चेक करें कि रकम जो थी वो 11.12। सर उसको तो मैं गलत नहीं हूँ गुलाम साहब, उसको इन्होंने रीनिगोशिएट करके कहा जी हमने अब उससे सस्ता करा लिया कतर से, पहले जितना इन्होंने किया था उससे। फिर मसला क्या है, फिर गैस क्यों पूरी नहीं हो रही? फिर गैस पूरी क्यों नहीं हो रही? आप देखें एक सेक्टर को आप जितनी गैस का मुआहदा था उतनी सप्लाई हो रही होगी, नहीं हो रही ना। MMC वो लेके नहीं आए। अब कार को सारे मंगवा लिए हैं इन्होंने जनवरी में। अब जनवरी में गैस को आपने क्या पीना है पानी में डाल के? जनवरी में आपकी जो गैस इतनी ज्यादा आएगी, रीगैसिफिकेशन की आपने एबिलिटी नहीं बढ़ाई। आपको इसको 2-3 आपको टर्मिनल 2 सालों में 2 टर्मिनल और 3 सालों में लगा देने चाहिए थे। ये तो इन्होंने तो उसको समझा हुआ था कि अगर LNG का कोई नाम लेता है तो इसको पकड़ लो, ये बंदा गलत बात कर रहा है। बात ये है कि जब तक आप अपने आप को ओपन माइंड के साथ गवर्नेंस के लेवल पे आप चीजों को लेकर नहीं चलेंगे, मामला बेहतर नहीं हो सकते। अगर हमारे जैसे तालिब इल्म को इस बात की समझ है कि इतनी सादा सी बात है, ये हमारी डिमांड है, ये सप्लाई है, दरमियानी गैप किस तरह फिल करना है उसको हमने देखना है। अब आपको फर्नेस का बहरान जो है किसने पैदा किया है? फर्नेस ऑयल पड़ा हुआ है रिफाइनरीज में, हमने आके जहाज खड़ा कर दिया है पोर्ट कासिम पे। मुझे बताएं कि वो जो हमारे गुलाम साहब एक तरफ आप कह रहे हैं जी इन्होंने गैस नहीं खरीदी वक्त पर, अब उससे डर के शायद इन्होंने ऑर्डर फर्नेस ऑयल के, इसका मतलब है ज्यादा दे दिया कि वो ऑयल ज्यादा आ गया है, अब वो खड़ा है। तो आप तो दोनों तरह से उनको हिट कर रहे हैं कि एक तरफ जो चीज चाहिए थी वो नहीं ली और दूसरी तरफ जो नहीं चाहिए थी वो ज्यादा आ गई है। सब 2 रिफाइनरियां बंद हो चुकी हैं, बाकी 1-2 बंद होने के करीब हैं। पहले उनसे तो फर्नेस ऑयल उठा लें। अव्वल तो फर्नेस ऑयल एक क्राइम है आज के दौर में। अगर कोई हुकूमत फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करती है बिजली बनाने में तो ये एक क्राइम है। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को मुझे कोई वो नहीं है, मैं एनर्जी का तालिब इल्म हूँ। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी ने पाबंदी लगा दी थी। इसहाक डार साहब के बच्चे जो हैं बेटे वो कारोबार करते थे, गुलाम मुस्तफा डार फर्नेस ऑयल का, पाकिस्तान को भी सप्लाई देते होंगे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की शाहिद खाकान अब्बासी ने। उसने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि ये 1% भी फर्नेस ऑयल से बिजली नहीं बनेगी। और वो उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस अपनी पार्टी में भी फेस किए, बाहर भी लड़ाई होगी दोनों की। बात ये ठीक है, अब क्यों फर्नेस ऑयल के ऊपर, फिर जब ये फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली बनाएंगे फिर दोबारा दीगर हुकूमतों को ये अपना जुर्म उनका करार देंगे कि वो तो सर सीधा सा कहते हैं सारे मुआहदे ही पीछे हुए हैं, हमने कौन सा किए हुए हैं, महंगी बिजली के मुआहदे उन्होंने किए हैं, सर्कुलर डेट सब तब से चला आ रहा है, हमने तो कोई मुआहदे नहीं किया, ना कोई IPP, जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं इसके IPPs हैं, हमारा तो उनसे लेना देना कुछ नहीं। वो तो हाथ झाड़ वो अगर बात करते हैं ना, एक तो जुमले में तो आपको बात मैं बता सकता हूँ जल्दी से। इतनी आपने बिजली बनानी थी वो आपने उस टाइम में ये सरप्लस जो बिजली बननी थी उसी वक्त में शादी जोन्स तैयार होने थे सी पैक के, और वो बिजली डाइवर्ट हो जानी थी और आपका जो गैप है वो ठीक हो जाना था। आपने आते सी पैक भी स्लो हो गया, मैं समझ गया। अच्छा सर, बहुत कम टाइम मेरे पास रह गया है। अमीर अब्बास, अभी ताज़ा खबर ये भी है कि तकरीबन 5 चीज़ों की कीमतों में कमी हुई है। ये इदारा शुमारियात के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, फिगर्स हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और 2 दर्जन तकरीबन चीज़ें हैं, 20 से ज़्यादा अशिया हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं और 23 अशिया हैं जिनमें इस्तेहकाम नज़र आया है। अब एक तरफ ये है कि हम उम्मीद कर रहे हैं जी महंगाई कम होगी, दूसरी तरफ ये है कि जो चीज़ मिल रही थी वो नहीं मिल रही, यानी गैस है। पहले कहते थे जनाब सस्ती करो, अब वो मिल ही नहीं रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैच के दौरान ही यानी ये जो बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया उमर अयूब साहब की जगह, क्योंकि उनसे बड़े एतराज़ात थे, काफ़ी अरसे से थे, मुझे तो वो मेहनती आदमी लगते थे, तो हमाद अज़हर साहब पढ़े लिखे आदमी, नौजवान हैं, इनको भी लाया गया, लेकिन मसाइल इनसे भी नहीं हल हो रहे। देखिए, हमने
इमरान खान साहब का एक मसला ये है या उनकी हुकूमत का कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और एक आर्टिफिशियल प्रोजेक्शन की जाती है। जैसे असद उमर थे, आपको मालूम है कि हुकूमत से पहले, इलेक्शन से पहले असद उमर की ऐसी प्रोजेक्शन की हुई थी कि शायद ये दुनिया के कोई बहुत बेहतरीन टॉप लीडर्स में से होगा, ये शायद को महातिर मोहम्मद बन जाएगा पाकिस्तान का। क्या हुआ? क्या दिया असद उमर साहब ने? उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, ठुस होगी सारी आपकी खजाने की, और तब्दील करना पड़ा उनको। और उनके प्रोजेक्शन ऐसे की हुई थी कि ये कोई एडम स्मिथ है इमरान खान का। इसी तरह हमाद अजहर साहब की भी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाके इनकी प्रमोशन की जाती है, या इनका जो स्टेचर बना दिया जाता है कि ये बहुत काबिल होंगे या ये बहुत ही कोई इनके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है पाकिस्तानी मसाइल के। अनफॉर्चुनेटली बेशतर लोग जिनकी बहुत ज्यादा तशहीर की गई इस हुकूमत के हवाले से कि ये इमरान खान साहब के बड़े को काबिल ना बस ठीक, सही। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, गुलाम रज़ा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी मसाइल ऐसे लग रहे हैं जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, सॉल्व करने की हुकूमत कोशिश करती है लेकिन हल नहीं होते। अब यकीन जहानी महाद अज़हर ने करवाई है, देखते हैं कितना वक्त लगता है कि गैस बहरान कुछ कम हो सके। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।